हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस में लेसन 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्यारे बच्चों, कल हम लोग रासायनिक समीकरण पर पढ़ चुके थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने डीपली नहीं पढ़ा था, केवल हमने कल समझाया था। आज हमने रासायनिक समीकरण तो डीपली पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग रासायनिक समीकरण तो अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हम सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम क्या करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र द्वारा लिख देंगे ना, तो वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे हम मैग्नीशियम तो Mg से प्रदर्शित करते हैं। Mg से ऑक्सीजन तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो O2 से प्रदर्शित करते हैं। जब हम अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसे हम कहते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया तो हमने कहती है रासायनिक सूत्र द्वारा ही लिखा है। तो जब किसी भी रासायनिक समीकरण तो हम रासायनिक सूत्र द्वारा लिख देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया तो किसी रासायनिक अभिक्रिया तो किसी रासायनिक अभिक्रिया तो किसी रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक सूत्र द्वारा रासायनिक सूत्र द्वारा रासायनिक सूत्र द्वारा रासायनिक सूत्र द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया तो
रासायनिक सूत्र द्वारा ही लिख, जो रासायनिक सूत्र द्वारा जो सब निरूपित करते हैं, लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया है कि यह रासायनिक अभिक्रिया थी, हमने उस केवल रासायनिक सूत्र द्वारा निरूपित करते तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया तो ही निरूपित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया तो ही प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया तो ही रासायनिक अभिक्रिया तो ही रासायनिक अभिक्रिया तो ही रासायनिक अभिक्रिया तो ही प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। जो रासायनिक समीकरण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया तो ही निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रासायनिक, जिसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करते क्या बनाया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करते जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करते क्या बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करते कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। तो ये क्या है, सारे रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, तो हम लोग 30 प्रकार लिखते हैं। रासायनिक समीकरण तो लिखने का नियम क्या क्या होता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण तो लिखने का नियम। यहाँ हम लोग हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक समीकरण तो रासायनिक रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण तो लिखने का नियम, लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है, तो हम आपको पहले एग्जाम्पल लेते समझा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते नियम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जिसे हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnHO4 प्लस जल। जिंक ऑक्साइड इसका नाम है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यह क्या है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं, तेजाब के नाम से भी जानते हैं। यह है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट यह है जल, जल। यह जब हमने जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले नियम यही है कि किसी रासायनिक समीकरण में
अभितारत्व उत्पाद के बीच हमने कौन सा चिन्ह लगाया है, तो हमने यह एक चिन्ह लगाया है। इस चिन्ह का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभितारत्व उत्पाद के बीच हमने क्या दिया, इस चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यही हम लिखेंगे किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में अभितारत्व उत्पाद के बीच इस चिन्ह तथा प्रयोग किया लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि दो या दो से, यहाँ पर एक यह भी उत्पाद है, यह भी क्या है, उत्पाद है। जो जिंक ऑक्साइड है वो भी एक पदार्थ है, उत्पाद है। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक उत्पाद है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पादों तो हम क्या रहते हैं, प्लस चिन्ह लगाकर लेते हैं। जिसे हमने यहाँ पर दो अभिकारक तो क्या दिया है, प्लस चिन्ह लगाकर लेते हैं। सेम इसी प्रकार हमने उत्पाद में भी वही किया है। जब हमें यहाँ पे दो उत्पाद प्राप्त हुए हैं तो हमने इसको क्या दिया है, प्लस चिन्ह लगाकर लिखा है। तो हम क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद तो हम प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नियम 2 हो जाएगा। रासायनिक समीकरण तो लिखने का नियम 1 है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभी दो या दो से अधिक, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के बीच हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है कि किसी रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद तो हम क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तीसरा नियम है कि क्या होता है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की कुछ परिस्थितियां होती हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया तो तापमान की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो उसे हम क्या करते हैं, तो इस तीर के ऊपर लिखते हैं। जैसे हमने इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप तो समझाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर किसके ऊपर सॉरी बच्चों, यह होता है सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल से क्रिया करते ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाता है। यहाँ पर क्या है, इस अभिक्रिया तो सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है और क्लोरोफिल की आवश्यकता है। तो हमने क्या दिया, इस तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जिसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आप तो समझाते हैं नेक्स्ट पेज पर। जिसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करते नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करते क्या बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करते अमोनिया गैस बनाता है। लेकिन अमोनिया बनने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। और उत्प्रेरक के रूप में जो आयरन होता है, यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। उत्प्रेरक जो यह आयरन है, यह उत्प्रेरक के रूप में जब कार्य करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है, NH3। यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। आप इसको तो जानते हैं कि हाइड्रोजन है, यह अमोनिया है, अमोनिया। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया तो क्या आवश्यकता पड़ी थी, तापमान की भी आवश्यकता थी, दाब की भी और उत्प्रेरक की भी आवश्यकता थी। तो हमने क्या किया, तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि तो हम क्या करते हैं, इस तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं।
चौथा इसमें नियम हमको समझना है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया, चौथा इसमें नियम होता कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो, जैसे यही है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करते क्या बनाता है, तो अमोनिया गैस बनाता है। और जब हम अमोनिया तो क्या करते हैं, धर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह अमोनिया बनता है। और जब हम पुनः अमोनिया को तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय क्या हो, उत्क्रमणीय होना, तो उसे हम इस चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होना, तो उसे हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम पहले चार लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। फिर यहाँ पहला नियम लिखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के बीच, अभिकारक व उत्पाद के बीच, उत्पाद के बीच बीच इस चिन्हता, किस चिन्हता, तो इस चिन्हता हम क्या करते हैं, इस चिन्ह तो के बीच, इस चिन्ह तो चिन्ह तो लगाते हैं, लगाते हैं। जिसे एग्जाम्पल यदि आप तो समझाएं, एग्जाम्पल, जिसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने क्या किया, अभिकारक और उत्पाद के बीच हमने इसी चिन्ह को लगाया है। तो यही हमारा पहला नियम है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी दो होता है, तो प्यारे बच्चों हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। अभी हम इसके बाद रासायनिक समीकरण तो कैसे संतुलित करे भी हम पढ़ाएंगे आपको। कई एग्जाम्पल लेते आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया तो संतुलित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नियम लिखेंगे, इसमें हम दूसरा नियम लिखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद तो हम क्या रहते हैं, प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। दो या दो से किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक समीकरण तो किसी रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक, दो या दो से दो से अधिक, दो से अधिक अभिकारक व अभिकारक व उत्पाद तो
उत्पाद तो प्लस चिन्ह लगाकर लगाकर क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखते हैं। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप तो समझाएं। जब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर हम लिए थे अभी जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। जब जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहां पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर भी दो अभिकारक थे, इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम अभिकारक करते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। तो ये तो अभिकारक हैं, यहाँ पर क्या है, दो अभिकारक है, यहाँ पर भी क्या है, दो उत्पाद हैं, यहाँ पर भी दो उत्पाद है। हमने दो अभिकारक तो किस चिन्ह लगाकर लिखे है, तो हमने दो अभिकारक तो प्लस चिन्ह लगाकर ही तो हमने लिखा है। तो वही हमारा नियम है कि दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद तो प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करते क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर दो अभिकारक थे, तो हमने क्या किया, दो अभिकारक तो प्लस चिन्ह लगाकर लिखे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे नियम पर। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे नियम पर। तीसरा नियम यह है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, कुछ उसकी परिस्थिति हो, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि हो न, तो उनके तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तभी तभी अभिक्रिया की परिस्थिति, तो तभी तभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, तभी 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 रासायनिक तभी तभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, अभिक्रिया की परिस्थिति, परिस्थिति जैसे क्या हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे जैसे ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक की तरह तो कार्य कर सकता है, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की तरह तो कार्य कर सकता है, आदि आदि तो क्या करते हैं, तो इस चिन्ह के ऊपर, इस चिन्ह के ऊपर या नीचे के ऊपर या नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे अभी हम आप तो एग्जाम्पल लिए थे पीछे, हमने भी पीछे एग्जाम्पल क्या लिया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो अमोनिया गैस बनाती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 200 एटीएम क्या होना चाहिए, दाब होना चाहिए, एटीएम, एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब। अब नीचे क्या होना चाहिए, जो आयरन है Fe, यह क्या होना चाहिए, तो उत्प्रेरक की तरह कार्य करना चाहिए। Fe जो है ना,
यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करना चाहिए। एफी उत्प्रेरक, यदि यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो तापमान है या दाब है या उत्प्रेरक है, इसको हमने क्या किया है, इस तीर के ऊपर या नीचे ही लिखे हैं। यही हम लोग का तीसरा नियम है। अब हम लोग अपने बढ़ेंगे चौथा नियम पर। हम लोग का चौथा नियम है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो, लिखेंगे यहाँ पर, यदि कोई यदि कोई यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय क्या हो, उत्क्रमणीय हो, तो उसे उसे क्या कहते हैं, इस चिन्ह द्वारा या इस चिन्ह द्वारा क्या कहते हैं, इस चिन्ह द्वारा चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं, इस चिन्ह को लगाते हैं या इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं करते हैं जिसे हम अभी एग्जाम्पल लेते आप तो समझाए थे, अमोनिया का ही। यहां पर हमने क्या किया था, लिया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया क्या बनाता है, नाइट अमोनिया गैस बनाता है। और जब हम पुनः अमोनिया तो तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यदि हम क्या करें, हाइड्रोजन है आयोडीन से क्रिया करते क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। और जब पुनः हम हाइड्रोजन आयोडाइड तो तोड़ते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना पांचवा नियम। हम लोग चार नियम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पांचवा नियम पढ़ेंगे। तो यदि किसी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई रासायनिक समीकरण है, क्या हम लेते हैं, जिसे यहाँ पर मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और क्या बनता है, और जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनाता है, जल बनाता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड
इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इजी, या इसी तो हम किस नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से भी हम जानते हैं, चूना के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी, नाम से भी इसको जाना जाता है, जाता है। क्या होता है यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में होता है, यह जलीय होता है। जब हम कैल्शियम मोनोऑक्साइड जिंदा चुना तो CaO तो हम क्या करते हैं जल में मिलाते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और ऊष्मा निकलती है। आपने अपने घरों में देखा होगा जब आपका घर क्या होता है स्पेंट होता है, जब हम अपने घरों की मतलब रंगाई के लिए जब चूना घोलते हैं पानी में, तो आप देखिएगा कि बहुत तेजी से क्या होती है ऊष्मा निकलती है और पानी हमारा खौलने लगता है, क्या उबलने लगता है। आपने देखा हो रहा जरूर से इसका बिक्रिया, तो बस जानते नहीं होने बाकी देखा जरूर हो रहा आपने। तो यहाँ पे क्या होती है ऊष्मा निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो मैंने इसको क्या किया जल में मिलाया है, तो क्या है जलीय, जलीय मतलब होता है कि उसमें कुछ मात्रा जलता है। तो क्या होता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, यदि कोई पदार्थ क्या हो ठोस हो, पहला इसमें क्या है कि कोई पदार्थ ठोस हो, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ ठोस हो ना, तो उसको हम क्या करते हैं बस उससे, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ठोस है, तो बस इसके बदल में हम क्या देंगे यहाँ पर यस लिख देंगे ना, तो हम यहाँ हमें यह मालूम चल जाएगा कि यह क्या है ठोस है। यदि कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसके बदल में हम क्या करते हैं कैपिटल यस लगा देते हैं। यदि कोई भी पदार्थ जैसे आयरन, आयरन क्या होता है ठोस होता है, तो बस हम क्या देंगे यस, इस आयरन के बदल में हम यस का चिन्ह बना देंगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि यह पदार्थ क्या है ठोस है। यदि कोई पदार्थ क्या हो द्रव अवस्था में हो, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ क्या हो द्रव, द्रव में अवस्था में हो, तो उसे हम क्या करते हैं कोई पदार्थ यदि द्रव अवस्था हो ना, तो उसे हम स्मॉल यल से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। बस उसको हम स्मॉल यल लगा देंगे, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि यह है द्रव अवस्था में है। बस उसके बदल में हमें क्या करना है, जिसे यहाँ पर जल क्या है ध्रुव अवस्था में होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बस यल ऐसे बना देंगे, हमें क्या मालूम चल जाए कि वो क्या है ध्रुव अवस्था में, पानी क्या होता है ध्रुव अवस्था में होता है। तो बस उससे हम बदल में क्या लिख देंगे स्मॉल यस लिख देंगे, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि होता है ध्रुव अवस्था में है। इसमें हमें तीसरा पढ़ना है, यदि कोई पदार्थ क्या हो डैश में हो, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ क्या हो, यदि कोई पदार्थ डैश अवस्था में हो, डैशी अवस्था में हो ना, तो उसे हम क्या करते हैं बस उसके बदल में हम स्मॉल जी लगा देते हैं, तो हमें यह मालूम चल जाता है कि वो पदार्थ क्या है उस पदार्थ की भौतिक अवस्था डैशी है। चौथा पदार्थ पढ़ना, यदि कोई पदार्थ क्या हो जलीय हो, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ क्या हो जलीय हो, जलीय हो, जलीय का मतलब होता है कि उसमें तुच्छ मात्रा क्या है जल की उपस्थित है। जलीय का मतलब तो उसमें तुच्छ मात्रा जल का उपस्थित होता है, तो इसे हम एक ट्यूब से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, बस केवल हम एक ट्यूब वहां लिख देंगे, तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि इस पदार्थ में तुच्छ मात्रा पानी का है। आइए हम इस नियम को लिखते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे पांच, क्या हो जाए चौथा हो जाए, हम लिखेंगे पांचवा नियम अपना। हम लोग का पांचवा नियम क्या है कि यदि कोई पदार्थ, पांचवा नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में
तीसरी रासायनिक तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ भाग भाग लेने वाला पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ की भौतिक अवस्था तो भौतिक अवस्था तो भौतिक भौतिक अवस्था तो दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए तुच्छ चिन्ह का प्रयोग करते हैं दर्शाने के लिए जैसे जैसे ठोस हो तो हम यस लगाते हैं, द्रव हो तो हम यल लगाते हैं, यदि डैश हो तो हम क्या लगाते हैं, स्मॉल जी लगाते हैं। और यदि जलीय हो तो उससे हम क्या करते हैं, एक क्यू लगाते हैं। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ठोस है तो उसको हम यस द्वारा दर्शाते हैं। यदि वो द्रव अवस्था में है तो हम यल लगाते हैं। यदि कोई गैस अवस्था में है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल जी लगाते हैं। यदि कोई पदार्थ जलीय अवस्था में जैसे उसमें तुच्छ मात्रा जल का उपस्थित है तो हम क्या करते हैं, एक क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। या पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण तो संतुलित करना किसी भी चीज यदि कोई भी रासायनिक समीकरण हमें दिया हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम संतुलित करेंगे। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं तो समझाते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो आयरन जल से क्रिया करते Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इतना बस ध्यान दीजिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण यदि कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित है तो उसमें अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में, या नोट करके आप पहले लिख लीजिएगा, नोट करते कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में 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 अभिकारत्व
अभितारत्व उत्पादते उत्पादते परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। संख्या समान होती है। समान होती है। होती है। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभितारत्व उत्पाद क्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक में देखते हैं आयरन। आयरन के यहाँ पर कितने परमाणु है, तो आयरन के केवल यहाँ पर एक परमाणु है। यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु है, तो केवल एक परमाणु है। यहाँ पर आयरन के उत्पाद में आयरन के कितने परमाणु है, तो आयरन के 3 परमाणु, क्योंकि Fe3 है तो यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु है। तो हमें अभिकारक में भी आयरन के 3 परमाणु बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से आप यहाँ पर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने इच्छा अनुसार किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद में आयरन के 3 परमाणु है तो हमें अभिकारक में भी आयरन के 3 परमाणु होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने है, 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु है और अभिकारक में भी हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु है। अब हम कह रहे थे ऑक्सीजन, तो अभिकारक में ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु है और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकारक में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। तो जब हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन में भी गुणा हो जाएगा 4 से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 गुणा थे 8 परमाणु हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु है तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिकारक उत्पाद के परमाणु संख्या क्या है, समान है। आप एक बार दिन के देख लीजिए, यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु, यहाँ पर भी आयरन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु, हाइड्रोजन के 8 परमाणु। क्या है, अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, समान हो रही है। अब हम क्या कहते हैं कि एक और एग्जाम्पल है कि आपको हम समझाते हैं कि क्या यहाँ पर अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कैसे हम और देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मैग्नीशियम 8 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 8 ही है। अभिकारक में मैग्नीशियम 8 परमाणु है, उत्पाद में भी मैग्नीशियम 8 परमाणु है, लेकिन अभिकारक में क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनाने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्पाद में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बनाएंगे, ऑक्सीजन के परमाणु को भी 2 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। जब यहाँ हम 2 से मल्टीपल गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे और मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो जाएंगे। फिर हमें इधर मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि हमें मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु बनाने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तीसरा यदि हम आपको एग्जाम्पल लेते समझाएं, तीसरा एग्जाम्पल क्या हमने समझाए आपको, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल तीसरा हम एग्जाम्पल यदि लेते हैं आपको, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया का क्या बनाएगा, CO2। यह क्या है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, क्योंकि अभिकारक में कार्बन 8 परमाणु है, इधर भी उत्पाद में भी कार्बन 8 परमाणु है।
ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 परमाणु देता है। रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। आइए हम आपको और एक एग्जाम्पल लेते समझाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर हैंग कर रहा है, बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। हाँ, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, और हम क्या लें, जिसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से त्रिज्या क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से त्रिज्या क्या बनाता है, तो जल बनाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन के अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2 ही परमाणु है। हाइड्रोजन तो संतुलित है, अब हम ऑक्सीजन तो संतुलित है, तो अभिकारक में, यहाँ पर अभिकारक में क्या है, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन के केवल एक ही परमाणु है। तो हम क्या कहते हैं, उत्पाद में ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। उत्पाद में अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिकारक में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब हम लोग अपना हेडिंग, यदि आप तो समझ आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, संतुलित हो, तो उसमें अभिकारक हो, उत्पाद क्या होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो वही हम लोग लिखेंगे टेबल, हम पीछे ही तो समझा चुके हैं कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है तो उसमें अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारत्व जिसमें अभिकारक जिसमें अभिकारत्व उत्पाद के अभिकारत्व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अभिकारत्व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, समान हो या बराबर हो, समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण
समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण भी लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण आप डाल सकते हैं। यहाँ पर केवल यहाँ पर समीकरण के स्थान पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर 33 बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो यहाँ हम उसको भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम पीछे आप तो बता चुके हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया तो ही निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तो उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, तो समझा जाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिसे हम यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल लेते आप तो समझाएं। यदि हम आपको एग्जाम्पल लेते समझाएं, जैसे यहाँ पर लेते हैं जिंक आयरन सल्फेट से क्रिया करते हैं, चाहे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, क्या बनाता है? तो जिंक सल्फेट ZnHO4+ क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिएगा कि जिंक यहाँ अभिकारक में जिंक के कितने परमाणु? 1 परमाणु है। उत्पाद में भी जिंक के ही परमाणु है। अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। अभिकारक में सल्फेट के 1 परमाणु है। उत्पाद में भी सल्फेट के केवल क्या है? 1 ही परमाणु है। दूसरे यदि हम एग्जाम्पल लें तो आयरन कॉपर सल्फेट से CuSO4 से क्रिया कर क्या बनाता है? तो आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर तो अलग कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आयरन के अभिकारक में आयरन के कितने परमाणु है? तो 1 परमाणु है। उत्पाद में भी आयरन के ही परमाणु है। यहाँ पर देखिए कॉपर अभिकारक में कॉपर के केवल 1 ही परमाणु है। उत्पाद में भी कॉपर के 1 ही परमाणु है। अब आप देखिएगा कि अभिकारक में सल्फेट के केवल 1 ही परमाणु है और उत्पाद में भी सल्फेट के केवल 1 ही परमाणु है। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्लास तो यही ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।